हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था इकॉनमी वाले सेक्शन से एक प्रश्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रश्न यहाँ पर है कि सरकार द्वारा विनिवेश की वर्तमान नीति क्या है। हाल के दिनों में बजट में अंतर को पाटने के लिए विनिवेश आय पर सरकार की निर्भरता बढ़ती जा रही है। क्या यह सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है? समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो विनिवेश की वर्तमान नीति क्या है, एक तो ये बताना है। दूसरा, हाल के दिनों में बजट में अंतर को पाटने के लिए, कि बजट में जो अंतर आ रहे हैं उसको पाटने के लिए विनिवेश आय यानी विनिवेश करके डिसइन्वेस्टमेंट करके जो हमें इनकम प्राप्त होगा सरकार को, तो विनिवेश आय पर सरकार की निर्भरता जो है बढ़ती जा रही है कि भैया विनिवेश कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, या सीमित मात्रा में कुछ हद तक अपने जो सरकारी निगम है उसको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे दो। तो सरकार की निर्भरता विनिवेश आय पर बढ़ती जा रही है। इसी बात पर विचार करना है कि यह सामान्य रूप से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, यानी कुल मिला के विनिवेश नीति क्या है, एक तो ये बताना है। फिर विनिवेश आय पर निर्भरता जो बढ़ती जा रही है, क्या इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जा सकता है, यानी इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बताना है। तो ऊपर से शुरू करें, एक एक लाइन एकदम ध्यान से पढ़ते हैं, चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। भारत में विनिवेश की स्थिति एवं परिणाम चर्चा में क्यों है मुद्दा। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने, है ना, केंद्रीय बजट, पहली बात तो केंद्र कहें कि संघ कहें ये विवाद का विषय है, तो संघ ही कहना ज़्यादा सही होता है संविधान के हिसाब से, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी आया है तो संघ शब्द आया है। और इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन पर भी डिस्कशन किया था एक दिन पहले। जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में कहा गया, अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघीय सरकार एक होती है, एक होती है एकात्मक सरकार। संघीय सरकार, एकात्मक सरकार। संघीय सरकार जहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था हो, केंद्र स्तर पर और प्रांत स्तर पर, दो स्तर पर सरकारें जहाँ पाई जाती हैं उसे कहा जाता है द्वैध शासन व्यवस्था यानी संघीय सरकार। इसके अलावा संघीय सरकार की अन्य जो विशेषताएं हैं उसमें एक है लिखित संविधान पाया जाता है। एकात्मक सरकार में खाली केंद्र सरकार होती है, प्रांतीय सरकार जो होती भी है तो वो केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाती हैं। मेन केंद्र सरकार होता है एकात्मक सरकार में। संघीय सरकार में केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। संघीय प्रकार की सरकार में लिखित संविधान पाया जाता है। एकात्मक सरकार में लिखित अलिखित दोनों प्रकार के संविधान मिल सकते हैं। जैसे फ्रांस में लिखित संविधान है लेकिन ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। फिर संघीय सरकार की अन्य विशेषता क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। एकात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन नहीं पाया जाता है क्योंकि एक ही प्रकार की सरकार है, केंद्रीय सरकार है, और जो प्रांतीय सरकार है वो भी जनता चुनती नहीं है, वहाँ की केंद्र सरकार ही गठित कर देती हैं। फिर संघीय सरकार में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है क्योंकि दो स्तर की सरकारें हैं, उनमें जो डिस्प्यूट्स होंगे उसको सुलझाने के लिए संविधान सर्वोपरि है। लिखित संविधान है तो संविधान सर्वोपरि है, तो संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। एकात्मक सरकार में संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी नहीं है ब्रिटेन की तरह। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता या संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का डॉक्ट्रिन पाया जाता है। संघीय सरकार में कठोर संविधान होता है और एकात्मक सरकार में लचीला और कठोर दोनों प्रकार के संविधान हो सकते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला माना जाता है, फ्रांस का संविधान कठोर माना जाता है। संघीय सरकार की विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और एकात्मक सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है अथवा नहीं, यानी दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे फ्रांस में वहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, वहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। संघीय सरकार में द्विसदनीय विधायिका होती है। जैसे भारत में क्या है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। यूएसए में क्या है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, एक हाउस ऑफ मतलब एक सीनेट है।
और एकात्मक सरकार में द्विसदनीय और एक सदनीय दोनों प्रकार के विधायिका हो सकती हैं। जैसे ब्रिटेन में तो द्विसदनीय विधायिका है, वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स पाए जाते हैं, दो हाउसेस पाए जाते हैं। चीन में एक सदनीय विधायिका है, खाली एक ही सदन है उसमें चीन में। तो ये संघीय और एकात्मक सरकार में अंतर होता है। तो भारत जो है वो मेनली वो एक संघ का एग्जाम्पल है। तो खैर, केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए, भैया 51,000, प्रीलिम्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 21% कम है और संशोधित अनुमान से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए अधिक है। यह 7 वर्षों में सबसे कम विनिवेश लक्ष्य भी है। तो विनिवेश तो कम हो रहा है। तो खैर, आगे हम हाल के वर्षों में विनिवेश प्रदर्शन कैसा रहा है, यानी विनिवेश में सरकार का प्रदर्शन क्या रहा है हाल के वर्षों में। तो 2014 से भारत सरकार का विनिवेश प्रदर्शन क्या रहा है उसको हम देखते हैं। वर्ष 2014 के बाद से भारत सरकार अपने विनिवेश लक्ष्यों को 2 बार ही पूरा कर पाई है। ठीक है, 2014 के बाद से भारत सरकार अपने विनिवेश लक्ष्यों को 2 बार ही पूरा कर पाई है। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार ने 72,500 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 1 लाख करोड़ से कुछ अधिक की विनिवेश प्राप्तियां अर्जित की थीं। यानी 2017-18 का संघीय बजट में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि हम विनिवेश करके 72,500 करोड़ रुपए जुटा लेंगे, लेकिन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रकम अर्जित कर ली भारत सरकार ने। तो 2017-18 का ये ध्यान रहे कि 2017-18 में सरकार ने लक्ष्य रखा था 72,500 करोड़ रुपए की प्राप्तियां प्राप्त करने का, लेकिन इसके बाद भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का विनिवेश प्राप्तियां प्राप्त हुई थीं। और वर्ष 2018-19 में यह आंकड़ा निर्धारित 80,000 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 95,000 करोड़ रुपए पा ली सरकार ने। तो 2017-18 में विनिवेश लक्ष्य रखा गया था 72,500 करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़ प्लस पा गई थी। 2018-19 का रखा गया था लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपए का, लेकिन पा गई लगभग 95,000 करोड़ रुपए, हम कह लें इतना पा गई सरकार। भारत सरकार ने अब तक वर्ष 2022-23 के विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। यानी जो पिछले बार का जो संघीय बजट था 2022-23 का, उसमें जो विनिवेश लक्ष्य रखा गया था वो पा नहीं पाई है सरकार। अब तक 31,106 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से 20,500 करोड़ जो कि बजटीय अनुमान के 1/3 के करीब है जीवन बीमा निगम में। इसके 3.5% शेयरों के IPO मीन्स होता है आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से आया है। तो सरकार जो पिछली बार का संघीय बजट पेश की थी 2022-23 का विनिवेश लक्ष्य, उससे अभी तक 31,000 करोड़ रुपए प्राप्त की हैं, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपए तो प्राप्त करी हैं अकेले जो सरकार ने LIC जीवन बीमा निगम 1955 में इसकी स्थापना हुआ था, जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो LIC में भारत सरकार ने 3.5% शेयर को IPO के थ्रू मतलब विनिवेश किया था, डिसइन्वेस्टमेंट किया था, तो उससे उनको अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हुआ था, विनिवेश प्राप्तियां जिसको कहते हैं प्राप्त हुआ था। तो सरकार विनिवेश के माध्यम से जुटा नहीं पा रही है।
अब देखते हैं विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो विनिवेश प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, ठीक है, विनिवेश प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक या वित्तीय खरीदारों को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से या सीधे खरीदारों को शेयरों की बिक्री के माध्यम से किया जाता है। फिर से देखें इसका डेफिनेशन। विनिवेश प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक या वित्तीय खरीदारों को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से या सीधे खरीदारों को शेयरों की बिक्री के माध्यम से किया जाता है। तो ये है एकदम सटीक डेफिनेशन। विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग विभिन्न सामाजिक एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एवं सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु किया जाता है। तो विनिवेश क्यों किया जाता है, तो 3 इसके हम कारण बता सकते हैं। एक सामाजिक ढांचा परियोजनाओं के लिए, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, है ना, और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए। इसको हम 2 ही मान लें, एक सामाजिक एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ये, और दूसरा सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए। तो विनिवेश किया जाता है 2 कारणों से, एक सामाजिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं जो चलाई जाती हैं उसके वित्त पोषण फाइनेंसिंग के लिए, और दूसरा किया जाता है सरकार के राजकोषीय घाटे जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए। अब विनिवेश के प्रकार क्या हैं? एक है अल्पांश विनिवेश, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, दीर्घांश विनिवेश, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, पूर्ण निजीकरण। तो 3 प्रकार के हैं। हाँ, 3 प्रकार के यहाँ पे होते हैं। एक आसान है तीनों प्रकार, अल्पांश विनिवेश, दीर्घांश विनिवेश और पूर्ण निजीकरण। देखते हैं इसको। अल्पांश विनिवेश, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें सरकार अपनी भागीदारी के रूप में कंपनी में अपना बहुमत बनाए रखती है, यानी अल्प अंश, थोड़ा सा अंश जो है वो विनिवेश कर देती है, बाकी सरकार का ही उस पर नियंत्रण बना रहता है। इसमें सरकार अपनी भागीदारी के रूप में कंपनी में अपना बहुमत बनाए रखती है, आमतौर पर 51% से अधिक शेयर अपने पास रखती है ताकि प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। ये होता है अल्पांश विनिवेश ना, जिसमें मेजॉरिटी शेयर सरकार के हाथों में होती है और मतलब कम से कम 51% शेयर सरकार के हाथों में होती है ताकि कंपनी का जो प्रबंधन नियंत्रण है, मैनेजमेंट जो कंट्रोल है वो सरकार के हाथों में बना रहे। और दीर्घांश यानी दीर्घ माने ज़्यादा, अंश माने अंश विनिवेश, तो कंपनी के ज़्यादा जो शेयर्स हैं उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है दीर्घांश विनिवेश। सरकार अधिग्रहण करने वाली इकाई, सरकार अधिग्रहण करने वाली इकाई को नियंत्रण सौंपती है किंतु कुछ हिस्सेदारी अपने पास बरकरार रखती है, इसे कहते हैं दीर्घांश विनिवेश। कि नियंत्रण सौंप देंगे मीन्स कि 51% से कम शेयर रहेगा सरकार के हाथों में, यानी प्रबंधन या नियंत्रण सरकार के हाथ में ज़्यादा रहेगा नहीं, वो प्राइवेट जो कंपनी है या प्लेयर हैं उनके हाथों में ज़्यादा मात्रा में शेयर्स रहेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रबंधन और नियंत्रण की शक्ति सरकार के हाथों में नहीं होती है, वो अधिग्रहण करने वाली इकाई के हाथों में चली जाती हैं, लेकिन कुछ हिस्सेदारी सरकार के पास तो रहती ही है। एक तीसरा प्रकार है, उसे कहते हैं पूर्ण निजीकरण, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को दे दिया जाता है। अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी का 100% शेयर किसी अधिग्रहण करने वाले संस्था को दे दिया जाता है, सरकार की निगम को किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाता है पूरा शेयर, तो उसे कहा जाता है पूर्ण निजीकरण।
तो 3 प्रकार हैं इन्वेस्टमेंट के, एक अल्पांश विनिवेश, दीर्घांश विनिवेश और पूर्ण निजीकरण। विनिवेश की प्रक्रिया क्या होती है? तो यहाँ पे 1 2 3 3 चरणों में बता रखा है कि विनिवेश की प्रक्रिया क्या होती है। भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? तो निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो विनिवेश प्रक्रिया का संचालन करने वाली संस्था सिंपल सा निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ये करती है। और ये निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग जो संस्था है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। DIPAM यानी वही निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के निवेश का प्रबंधन करना और इन उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश की देखरेख करना है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष NIF का गठन किया था। तो राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया था 2005 में, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को चैनलाइज किया जाना था। अब विनिवेश की आवश्यकता क्यों होती है? तो 1 2 3 4 5 इसमें 5 कारण हैं कि विनिवेश की आवश्यकता क्या है। तो पहला है राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए, निजी हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए, कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए, संसाधनों का बेहतर आवंटन हो सके और पारदर्शिता आ सके। तो 5 कारण हैं। पहला फिर से देखें, राजकोषीय दबाव। पहले वही जो 2 पढ़े थे कि सामाजिक और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए, और दूसरा होता है सरकारी राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए। लेकिन इसको और ज़्यादा हम विस्तारित करें तो 5 बिंदु में हम कर सकते हैं कि विनिवेश की आवश्यकता क्या है। एक है राजकोषीय दबाव को कम करना, निजी हितधारकों को प्रोत्साहित करना, कार्यकुशलता में सुधार करना, संसाधनों का बेहतर आवंटन करना और पारदर्शिता को बनाए रखना। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए सरकार राजकोषीय दबाव को कम करने या उस वर्ष हेतु राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विनिवेश करती है। वह विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने, अर्थव्यवस्था और विकास या सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में निवेश करने एवं सरकारी ऋण चुकाने हेतु करती है। तो ये सरकारी ऋण चुकाने के लिए करती है, विकास या सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम में निवेश करने के लिए, ये सब राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए कुल मिला के करती है सरकार विनिवेश। दूसरा, निजी हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए विनिवेश परिसंपत्तियों के निजी स्वामित्व एवं खुले बाजार में व्यापार को भी प्रोत्साहित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, क्योंकि यह सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने हेतु संकेत देता है। विनिवेश सफल होने का मतलब यह भी है कि भारत सरकार को अब घाटे में चल रही किसी इकाई के नुकसान की भरपाई नहीं करनी है। आसान चीज़ है। अगला, कार्य कुशलता में सुधार, क्योंकि सरकारी निगमों में अक्सर ऐसा मतलब माना जाता है, देखा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें कार्य कुशलता का अभाव देखा जाता है, वो दक्ष तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं। तो अगर सार्वजनिक उद्यम को या निगम को किसी निजी उद्यम के हाथों में दे दिया जाता है तो उसमें कार्यकुशलता में सुधार देखा जाएगा। और जो संसाधन है,
सरकारी संसाधन है उसका हम दुरुपयोग या अनुपयोग करते हैं, प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में रहता है, तो वो उसका उचित आवंटन करेंगे, बेहतर आवंटन करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट करेंगे जिससे उनको प्रॉफिट मिल सके। और पारदर्शिता, तो कार्यकुशलता में सुधार। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से अपनी भागीदारी से मुक्त होकर भारत सरकार इन उद्यमों की दक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार कर सकती है, क्योंकि निजी क्षेत्र का स्वामित्व एवं प्रबंधन नए विचारों एवं अधिक बाजारोन्मुखी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से अपनी भागीदारी से मुक्त होकर भारत सरकार इन उद्यमों की दक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर सकती है, क्योंकि निजी क्षेत्र का स्वामित्व एवं प्रबंधन नए विचारों एवं अधिक बाजारोन्मुखी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है। अगला, संसाधनों का बेहतर आवंटन। सरकार विनिवेश के माध्यम से मुक्त संसाधनों को सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी अन्य प्राथमिकताओं हेतु पुनः आवंटित कर सकती है। सरकार विनिवेश के माध्यम से मुक्त संसाधनों को सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे अन्य प्राथमिकताओं हेतु पुनः आवंटित कर सकती है। और पारदर्शिता, विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ा सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के स्वामित्व तथा प्रबंधन के तहत वित्तीय एवं परिचालन संबंधी रिपोर्टिंग अधिक सख्त हो सकती है। तो ये इसकी आवश्यकता इस कारण से हम देख सकते हैं। फिर वर्ष 2023-24 के लिए विनिवेश योजना क्या है? वो तो 2022-23 का था, जिसमें विनिवेश लक्ष्य जो रखा गया था उसे प्राप्त नहीं किया जा सका है। मतलब जो प्राप्त किया भी गया है तो वो LIC से बड़ा हिस्सा प्राप्त किया गया है। जो सरकार ने LIC का 3.5% विनिवेश कर दिया था, तो वहाँ से 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विनिवेश प्राप्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जबकि 31,000 करोड़ रुपए प्राप्त करना था। सरकार 2 ही बार प्राप्त कर पाई है अभी तक पूरे विनिवेश लक्ष्य को। एक बार 2017-18 में, जिसमें विनिवेश लक्ष्य था 72,500 करोड़ रुपए, जिस साल सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का विनिवेश प्राप्तियां प्राप्त की थी। फिर 2018-19 का लक्ष्य था 80,000 करोड़ रुपए, जिसमें से उसे 95 करोड़ रुपए प्राप्तियां हुई थी। तो 2 बार सरकार को प्राप्तियां हो पाई हैं जो विनिवेश लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2022-23 का विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। अब 2023-24 का जो बजट पेश किया गया था उसमें विनिवेश योजना क्या है, सरकार की नई योजना क्या है विनिवेश को लेकर के, उसको हम पढ़ते हैं। वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार विनिवेश किए जाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर कहने CPSE, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, यानी ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसकी सूची में नई कंपनियों को नहीं जोड़ने की योजना बना रहा है। भैया फिर से, वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार विनिवेश किए जाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की सूची में नई कंपनियों को नहीं जोड़ने की योजना बना रहा है। अब DIPAM सरकार की जो विनिवेश संबंधी योजना होती है, वो वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। तो उसके अनुसार सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के पहले से घोषित और नियोजित निजीकरण पर स्थिर रहने का फैसला किया है। इनमें IDBI बैंक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NMDC स्टील लिमिटेड, BML, HLL, लाइफ केयर आदि शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
SCI और कॉनकॉर के विनिवेश को सरकार ने वर्ष 2019 में मंजूरी दी थी, लेकिन यह अभी तक नहीं पूरा हो पाई है। हाई एक्सपेक्टेशंस ये सब, ये देखिए इसमें दे रहा है LIC से डिसइन्वेस्टमेंट जो मिला है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का मिला है, जो सबसे ज़्यादा है यहीं से मिला। भारत में विनिवेश से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? आखिर सरकार जो विनिवेश लक्ष्य रखती है उसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाती है? तो एक है राजनीतिक विरोध, मूल्यांकन संबंधी मुद्दे, श्रमिक संबंधी मुद्दे, खरीदारों की कमी, विनियामक संबंधी चुनौतियां, कानूनी संबंधी चुनौतियां। तो ये सारे कारक हैं जिसके कारण से हो नहीं पाता है। तो बड़ा बढ़िया सब पॉइंट्स दे रखे हैं कि भारत में विनिवेश चुनौतियां क्या है। पहला राजनीतिक विरोध है, दूसरा मूल्यांकन संबंधी मुद्दे हैं, मूल्यांकन कौन करेगा। श्रमिक संबंधी मुद्दे हैं कि पहले सार्वजनिक उद्यमों में काम करते थे, अभी वहाँ से निजी उद्यमों में काम करना होगा, तो भैया बहुत काम करना होगा। उसमें बैठे रहते थे, उसमें जाएंगे तो काम करना होगा, तो उनके अपने हित जुड़े होते हैं। खरीदारों की कमी है, किसको डिसइन्वेस्टमेंट करें, कौन लेगा सरकार की घाटे में चल रही कंपनी को। और विनियामक रेगुलेटर संबंधी चुनौतियां हैं, रेगुलेट कौन करेगा। और कानूनी संबंधी चुनौतियां भी हैं, कानून है नहीं या कमज़ोर है, क्या है। तो पढ़ते हैं पहला राजनीतिक विरोध। विनिवेश भारत में राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील मुद्दा है। कुछ राजनीतिक दल तथा ट्रेड यूनियन अक्सर इस प्रक्रिया के विरोधी रहे हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री का विरोध करते हैं। मूल्यांकन संबंधी मुद्दे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मूल्यांकन एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि ये उद्यम नौकरशाही और गैर बाजारोन्मुखी संरचनाओं के कारण बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। श्रमिक संबंधी मुद्दे, विनिवेश श्रम संबंधी मुद्दों से अछूता नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में श्रमिकों को इन उद्यमों की बिक्री के बाद नौकरी छूटने या वेतन कटौती का डर बना रहता है। खरीदारों की कमी, कुछ मामलों में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी हेतु खरीदार खोजने के लिए संघर्षरत मालूम पड़ती है, खासकर अगर ये उद्यम वित्तीय रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो। विनियामक संबंधी चुनौतियां, विनिवेश की प्रक्रिया कई प्रकार के विनियमों और अनुमोदन प्रक्रियाओं के अधीन है, जो प्रक्रिया की गति को प्रभावित कर सकती हैं तथा इसकी जटिलता को बढ़ा सकती हैं। कानूनी संबंधी चुनौतियां, विनिवेश की प्रक्रिया को न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि वादी बिक्री की वैधता अथवा उन नियमों एवं शर्तों को चुनौती दे सकता है जिनके तहत इसे आयोजित किया गया था। अब आगे की राह, इसका निष्कर्ष क्या है। विनिवेश आदर्श रूप से सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संचालित होना चाहिए, जिस सीमा तक वह अर्थव्यवस्था और उन क्षेत्रों का निजीकरण करना चाहता है जहां उसे उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता है, न कि राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता से। हालांकि हाल के दिनों में बजट में अंतर को पाटने के लिए विनिवेश आय पर सरकार की निर्भरता बढ़ती जा रही है। सरकार ने वर्ष 2021 में परमाणु ऊर्जा, रक्षा आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखने और गैर रणनीतिक क्षेत्र के उद्यमों से बाहर निकलने के लिए एक नई रणनीतिक विनिवेश नीति पेश की थी। इसके अलावा विनिवेश योजना एक सुसंगत और दीर्घकालिक तर्काधार की मांग करती है। लाभप्रद तेल शोधन और विपणन कंपनी BPCL, जिसे विनिवेश के लिए रखा गया था, अच्छा लाभांश दे रही थी और अपस्ट्रीम ऊर्जा संसाधनों में निवेश कर रही थी। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।